न कोई दुविधा, न कोई उलझन, न कोई चिंता, न कोई चिंतन, नेताओं के कैसे कैसे वचन, इनमें कितनी गंभीरता है, कितना वजन, ये बताएंगे। लेकिन पहले वो बातें जो आजकल कही जा रही हैं। जब मैं कहता हूं महंगाई के ऊपर दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार जवाब दे, तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या है। मैं पूछता हूं नौजवान को रोजगार के संबंध में वादे किए थे, जवाब दो, तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या है। मैं कहता हूं माताओं बहनों पर सम्मान के सवाल खड़े हुए हैं, निर्दोष बेटियों पे बलात्कार होते हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए जवाब दो, तो वो कहते हैं पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, मोदी अपने वचन से भटके। ये सवाल उठाने से ठीक एक दिन पहले वो पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे और सोनिया गांधी जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से मिल रही थीं। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो इस देश में गुलाबी क्रांति करना चाहते हैं, और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पिछले वर्ष मटन एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा कमाई की है। गांव के गांव पशुधन काटा जा रहा है, पशुधन की चोरी हो रही है गांव गांव से। बांग्लादेश में पशु चोरी करके ले जाए जाते हैं। हिंदुस्तान के कई कोने में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बने हैं। पिंक रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? वो दरअसल जो मांस के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मांस बेचने के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय शामिल आता है उसके अंदर। हालांकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुओं में भी इस तरह के समुदाय हैं जो कि मांस बेचने के पेशे से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी उनसे जुड़ी हुई है। तो ये एक दुधारी तलवार की तरह, ये भाषण एक तरह दुधारी तलवार की तरह है, जिसमें आप एक तरफ हमला करते हैं तो दूसरी तरफ उसमें अपने आप ही चोट पहुंचती है। लेकिन इसके पीछे भी वही सांप्रदायिक मंतव्य है जो कि सेकुलरिज्म के बुरके के पीछे है, जो शहजादे के पीछे है, या जो दिल्ली सल्तनत के पीछे है। जब चुनाव आखिरी लेग में पहुंच गए, आखिरी फेज में पहुंच गए, तो फिर वही बात हर हर मोदी घर घर मोदी वाली बात होने लगी है, पिंक रिवॉल्यूशन वाली बात होने लगी है, फिर राम राज्य वाली बात होने लगी है। और ये तमाम वो इश्यूज हैं जो इश्यूज लगातार बीजेपी के कोर इश्यूज रहे हैं, वही हिंदुत्ववादी इशू रहे हैं जिसे हम संघ का एजेंडा कहते हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप भरी बातों में वो मुद्दे, वो बातें कहां गई जिन पर पहले चर्चा हो रही थी या जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी? मसलन महंगाई की बात। एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को
प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। बड़ी आशा और उमंग के साथ वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सौगात लेकर के जाने के लिए लालायित थे। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के। देखिए, राजनीतिक रोटी सेकने की बात है। राहुल गांधी ने जब 9 से 12 सिलेंडर की बात करी तो उन्हें लगा कि महिलाओं को, जिसको वो आपकी काफ़ी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महिलाओं को एक अच्छा लगेगा और एक तरीके से गिफ्ट उन्होंने दी। दूसरी तरफ ये कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रधानमंत्री को इन्फ्लुएंस करके कर रही है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि ये तो फैसला कैबिनेट को लेना चाहिए था, मेरिट के ऊपर लेना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी ने उसमें कटाक्ष किया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस जन चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो। राहुल गांधी अभी 43 साल की उम्र में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते हैं, लूज़र टैग अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। तो वो जो कांग्रेस में जो हलचल मची है, जो कमी है कांग्रेस की कमजोरी, उसको उन्होंने उजागर किया है। कांग्रेसी आए थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लेने, लेकिन गैस के 3 सिलेंडर लेकर चले गए। एलपीजी गैस के बढ़ते दाम और सब्सिडाइज्ड सिलेंडरों की संख्या में कटौती यूपीए सरकार की महंगाई रोकने में नाकामी का प्रतीक बन गए। एआईसीसी अधिवेशन में राहुल गांधी ने सब्सिडाइज्ड सिलेंडरों की संख्या 9 से 12 करने की बात कही। अपने चुनावी भाषणों में भी वो इसकी चर्चा करने लगे। ये चुनाव प्रचार का शुरुआती दौर था। मेरा दौरा हुआ केरला में और महिलाओं ने मुझे पकड़ा, कहा भाई ये जो 9 सिलेंडर हैं, इससे हमारा रसोई में काम नहीं हो रहा है, इसको आप 12 कीजिए। याद है आपको? मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, कोर ग्रुप में मीटिंग थी, सोनिया जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि देखिए, केरला में, बाकी प्रदेशों में महिलाओं ने कहा है कि हम रोज काम करती हैं और हमें 12 सिलेंडर चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चिदम्बरम जी को मुस्कुरा के कहा कि भाई महिलाएं मांग रही है 12 सिलेंडर, आप ये काम करके दिखाइए। और हमने आपके लिए आपका दर्द पहचाना और आपके लिए एक काम किया। कांग्रेस पार्टी के शहजादे जाते हैं और लोगों से क्या बात करते हैं, आप मुझे बताइए। इसी मध्य प्रदेश में वो आए थे, महिलाओं से मिले थे, क्या उन्होंने महंगाई के संबंध में कोई जवाब दिया? क्या जरा बताओ तो माताएं बहने, महंगाई के लिए कुछ बोले क्या वो? उन्होंने 2009 में कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। और लोगों ने, महंगाई से परेशान मतदाताओं ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में मतदान किया, सरकार बन गई। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई कम हुई? ऊपर से क्या हुआ? महंगाई। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने महंगाई कम करने का वादा किया और हमने ये किया, आज कांग्रेस के नेताओं का भाषण ऐसा भाषण है जो लगता है कि सामंतवादी राज्य के द्वारा भाषण है। हमने किया, आप करने वाले कौन होते हैं? लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को जनता का सेवक माना जाता है। कभी सेवक अपने मालिक से यह नहीं कहता कि हमने आपके लिए ये किया। और आज राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी बार बार जो देश को याद दिलाती हैं हमने ऐसा किया, ऐसा लगता है कि देश को कृतज्ञ बनाना चाहती हैं, कहीं बाहर से धन लाकर इस देश के लोगों की सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी, उस समय जो महंगाई थी और आज महंगाई जहां पहुंची है, ये देखने के बाद तो लगता है कि गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है।
पिछले 10 सालों में गरीबों की लड़ाई लड़े हो। इस बात को आप मानते हो? 14 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से निकाल कर लाए, खड़ा कर दिया हमने इनको, 14 करोड़ लोगों को। यह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। इन भाषणों के बाद जल्द ही चर्चा होने लगी कि आखिर गरीब है कौन, गरीबी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, और गरीबी सबसे ज्यादा कहां है। गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। मित्रों, मुझे बताइए, क्या 26 रुपये में आपके परिवार का एक दिन का गुजरान चल सकता है? आपका गुजारा 26 रुपये में हो सकता है? शहर में रहने वालों का 32 रुपये में गुजारा हो सकता है? 32 रुपये में परिवार के सबकी चाय भी हो सकती है? प्रधानमंत्री जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष है, वो प्लानिंग कमीशन कहता है कि अगर आप 26 रुपये से ज्यादा कमाते हो, अगर आप 32 रुपये से ज्यादा कमाते हो, तो आप गरीब नहीं हो। इनकी सोच है कि भैया, हम कहते हैं कि भैया गरीबों को शक्ति दो, गरीबों को अधिकार दो, गरीबों को रोजगार दो, गरीबों को भोजन दो। ये कहते हैं भैया, इंदिरा गांधी जी ने कहा था ना, गरीबी हटाओ। ये कहते हैं भैया गरीब हटाओ। अहमदाबाद में गरीब हटाओ भैया। नहीं भैया, गरीबों को हम शक्ति देंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस को उसके 60 साल जो सत्ता में रहे उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं, और वह जानते हैं कि इस बहाने वो जनता तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहेंगे कि ये सरकार जो अब गरीबी की बात कर रही है, यही सरकार ने, इन्हीं की सरकार के एक प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने 20 साल पहले करीब गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस गरीबों को लेकर सिर्फ बयानबाजी करती है, सिर्फ नारेबाजी करती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता, और गरीबों की संख्या वास्तविक रूप में उस रूप में कम नहीं होती जैसा कांग्रेस बताती है। ना ही गरीबों को उस रूप में न्याय या गरीबों को ऊपर उठने का मौका मिल सकता है। तो राहुल गांधी को इस बहाने नरेंद्र मोदी घेरने की कोशिश बार बार इन अपने भाषणों के जरिए करते हैं। दरअसल यूपीए सरकार कुछ दिन पहले ही गरीबों के लिए भोजन का अधिकार लेकर आई। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में भोजन के अधिकार को सरकार की उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने पेश किया। इंदिरा गांधी जी कहती थी, रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। 60 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंची? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए, तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? राज्यों में आपका शासन, केंद्र में आपका शासन, आपकी नीतियों पर उंगली उठाने वाले विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके बावजूद भी यदि देश को विकास के रास्ते पर नहीं लाया गया, और आज आप ही के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम पूरी रोटी देंगे, तो कहीं न कहीं आपका निकम्मापन, आप निष्प्रभावी हैं, आप निकम्मे हैं, और आप शासन के योग्य नहीं हैं, और यही विपक्ष कह रहा है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है, और हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम विकास की बात करें, प्रगति की बात करें, तो चुने हुए लोगों को विकास की बात ना करें, सबके विकास की बात करें, आदिवासियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात करें, और सबको मिला के हम एक साथ आगे ले चलें। 60 साल में बदलाव ना आए, ऐसा तो देश नहीं हमारा। कारण क्या है? भाइयों बहनों,
इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश करता था कि कांग्रेस की वो कौन सी मानसिकता है, कांग्रेस की वो कौन सी रणनीति है, कांग्रेस की वो कौन सी सोच है जिसके कारण गरीबों के इतने वोट मिलने के बाद भी, उनका छोटा मोटा हर नेता गरीबों की बात करता है, उसके बावजूद भी देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है। इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस को ऐसी बातें उठाने का कहते हैं जिससे कांग्रेस का एक पूरा जो उनका जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी तक के उनको ये बताएं कि देखिए देश में एक तरीके से उनके साथ देशवासियों के साथ धोखा हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी दूर होगी, गरीबी नहीं दूर हुई और गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो गए। उसमें कुछ तथ्य भी है और कुछ उसमें जो नरेंद्र मोदी का एक अपना स्टाइल है उसका भी दखल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये बात सबसे ज़्यादा गौर करने की है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने गुजरात में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। पूरे देश में बीजेपी के लोग जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, भैया भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार है यहां, भ्रष्टाचार है यहां। गुजरात में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी ने आपको आरटीआई दिया, पूरे देश में लागू है। 10 कमिश्नर होने चाहिए आरटीआई के, यहां कितने हैं? एक। और कब लगे? जब कोर्ट ने कहा भैया लगाओ। मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है, मुझे रुपये किसके लिए चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित, हमारा जैसा व्यक्ति ही लड़ाई लड़ सकता है। भाइयों, ये हिसाब किताब करने वाले लोग नहीं लड़ सकते। जो लोग मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलते हैं वही तो कुछ करके दिखा सकते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं वो नहीं कर सकते। तो देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार एक ऐसा इश्यू है जिसको लेकर दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के खिलाफ गिनाने के लिए बहुत कुछ है, और चुनावी माहौल में एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में बोलना बहुत आसान हो जाता है। इस बहाने दूसरे मुद्दे कहीं ना कहीं हाशिए पर छूटते हैं, और दोनों, राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी, दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ उस रूप में एक चुनावी मुद्दा नहीं बनता है। बस चुनाव के अंदर भाषण दे देना, भाषण में आपके यहाँ से इसने किया, हमारे यहाँ से इसने किया, आपको ये दाग अच्छे लगते हैं, हमें ये दाग अच्छे लगते हैं, ये सिर्फ एक तरह से जनता के बीच में एक तरह से हम कहें कि जुमलेबाजी है, इससे ज्यादा नहीं देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने गुजरात में भ्रष्टाचार की बात उठाई, आरटीआई की बात की। अपने भाषणों में राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे के जवाब में सूचना के अधिकार की बात की। The biggest issue today is corruption, and corruption is bleeding our people dry. It is an unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. But I want to point out one thing, that our government has done more to combat corruption than any other government. The single biggest step, transformatory step that we took, called the right to information, which gave power to people, gave them information, is what has transformed the entire landscape. It has completely changed the discussion in government and in the country. And frankly, very few governments have the courage to take a decision like the RTI,
because this decision has rendered our own processes more transparent, has opened us to scrutiny. I'm proud to say that the RTI has shown all concerned the writing on the wall, and in some cases, it has shown them the wall of Tihar jail. मैं कल कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। इनकी हिम्मत तो देखो साहब। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और वक्रता देखिए, भ्रष्टाचार के आदर्श का घोटाला, उसका रिपोर्ट आता है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेवार माना जाता है। एक तरफ उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का निर्णय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करती है और उसी समय दिल्ली में उनका एक नेता उपदेश दे रहा है। अब बीजेपी के नेता पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। कर्नाटका में उनकी सरकार का करप्शन उनको नहीं दिखता। येदियुरप्पा जी उनको दिखाई नहीं देते। जब उनके चीफ मिनिस्टर जेल गए थे तो उनको बात याद नहीं आती, मगर बाकी हिंदुस्तान में घूमकर वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मगर कर्नाटका में उनकी मीटिंग होगी और येदियुरप्पा जी उनके साइड में खड़े दिखाई देंगे। वो येदियुरप्पा जी जो जेल में समय काट के आए हैं, उनको बीजेपी ने गले लगा लिया। छत्तीसगढ़ नहीं जाते, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, उनको वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। मध्य प्रदेश में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर बीजेपी लड़ती है, खड़ी रहती है, मगर कर्नाटका में, बेल्लारी में उनको कुछ नहीं दिखाई देता। आप पूरी एबीसीडी उठा लीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला। पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है और वे लोग औरों पे उंगली उठाते हैं। नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने भाषणों में सीबीआई के गलत इस्तेमाल और कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधने लगे। कोई अपने घर में कोयला तिजोरी में रखना है, कोई कोयला ताले में रखना है, नहीं रखना है। अरे घर के बाहर पड़ा रहता है, ठेला खड़ा पड़ा होता है और माताएं बहनें जब जरूरत हो रही है निकाल करके अपना चूल्हा जला देती है। कभी कोई कोयले की चोरी करता है, घर के बाहर कोयला पड़ा हो तब भी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की। इन्होंने कोयला भी नहीं छोड़ा। अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? जो कोयला नहीं छोड़ते, भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है जो कोयला भी खा जाते हैं। और सीबीआई को दबाया जाता है, सीबीआई का दुरुपयोग होता है।
आज कांग्रेस के इशारे पर सीबीआई तय करती है कि किस पर मुकदमा चलाया जाए, किस पर न चलाया जाए। और भाइयों बहनों, मैं आपको आज वादा करने आया हूं, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद जिन जिन लोगों ने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, उनका हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? कितने ही बड़े दिग्गज क्यों न हो, देश की जनता को उनको हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। 2G स्पेक्ट्रम का 1,76,000 करोड़ का घोटाला, कोलगेट का 1,86,000 करोड़ का घोटाला, ये ऐसी बड़ी बड़ी फिगर हैं जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती रही है, भले ये नोशनल फिगर रही हो, और इस बहाने वो कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी RTI सूचना के अधिकार की बातें भले ही करते रहे हों, लेकिन जब कोलगेट हुआ तब प्रधानमंत्री कार्यालय तक जो इसकी छींटे गिरे, लेकिन वहां से सफाई उस रूप में पेश नहीं हुई जैसा कि पेश होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी यूपीए की नाकामियों, खासतौर से भ्रष्टाचार का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार में कई बार जो कांग्रेस के जो अलाइज थे उन लोगों ने किया, जैसे 2G का मामला था, उनके ऊपर आरोप है, कांग्रेस जन के ऊपर नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें नहीं जाते हैं, वो सीधा कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कांग्रेस के समय कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, यूपीए में सब बुरा हुआ, ABCD पूरी जो थी वो एक कांग्रेस की एक पूरी एक कथा, एक कहानी है भ्रष्टाचार की, और उसमें क्योंकि उनका बोलने का अंदाज अच्छा है तो उसका असर नजर आता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने खूब भाषण दिए, बड़े बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस वालों ने लूटने के सिवा, गुंडागर्दी करने के सिवा कुछ नहीं करा, भाजपा वालों ने, नेलो वालों ने। इसलिए दोस्तों, अब हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज अपना जो मुख्यमंत्री है हुड्डा, सारे हरियाणा की जनता कह रही है जी मुख्यमंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताओ, जनता की, किसानों की जमीनें छीन छीन के रिलायंस को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के रॉबर्ट वाड्रा को देता है, सोनिया गांधी के दामाद को देता है, जनता की जमीनें छीन छीन के DLF को देता है। बिचौलिया बना पड़ा है, दलाल बना पड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर बना पड़ा है हरियाणा का मुख्यमंत्री। वोट लेके आपसे जाता है, लेकिन फिर वोट लेने के बाद आपकी जमीनें छीन के रॉबर्ट वाड्रा को और मुकेश अंबानी को देता है। चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे सोनिया गांधी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इस देश को चलाने वाला मुकेश अंबानी है। दोस्तों, इसको आज अच्छी तरह समझ के जाना। अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर भी गए और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। दोस्तों, हरियाणा का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। गुजरात का मुख्यमंत्री भी ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं बचा, अंबानी, अडानी, टाटा और इन कंपनियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। किसानों से जमीन छीन छीन के, अगर आप कौड़ियों के भाव किसानों से जमीन छीन छीन के अगर अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव दोगे तो जनता तो आपसे प्रश्न पूछना चाहेगी। दोस्तों, अडानी को मुंड्रा के लिए 4 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन दी है, 4 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन। देखिए, बड़ी विडंबना की स्थिति है। केजरीवाल गुजरात जाते हैं और किसानों की ज़मीन या गोचर की ज़मीन उद्योगपतियों के हाथ सस्ते दामों में बेचने का आरोप लगाते हैं। उस आरोप का खंडन उद्योगपति करते हैं, उस आरोप का खंडन गुजरात सरकार करती है। लेकिन जिन पे आरोप लगे, जो उम्मीदवार है भाजपा के प्रधानमंत्री पद के नरेंद्र मोदी, वो उसका जवाब नहीं देते या उन आरोपों का खंडन भी नहीं करते। वो उन आरोपों के जवाब में प्रतिरोप करते हैं, प्रति आरोप करते हैं केजरीवाल पे कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं। कुछ लोग
फर्जी उम्मीदवारों को खड़े करके सही उम्मीदवारों को पराजित करने के खेल खेल रहे हैं। ये जो वोट कटाऊ लोग हैं ना, ये सारे कांग्रेस के ठेकेदार हैं, उनसे जरा बच के चलना। ये वोट कटाऊ लोगों से बच के चलना। ये सारे कांग्रेस के ठेकेदार हैं। ये दूसरे दूसरे चेहरे मोहने पहन के आ जाते हैं, नए नए निशान लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है, कुछ भी करो कांग्रेस को बचाओ। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस बची तो देश नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार पर होने वाली बहस एक दूसरे पर व्यक्तिगत पर्सनल कमेंट्स में बदल गई। एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां होने लगीं। भैया देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैंने बहुत बार सुना है। जो चाय बनाते हैं, नहीं सुनो, पूरा हिंदुस्तान कोई ना कोई काम करता है। कोई चाय बनाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई खेती करता है, और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है। मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। भाइयों बहनों, लूट चली है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, पिछड़े परिवार में पैदा हुआ, रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा, ये पार्टी की महानता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल महंगाई और भ्रष्टाचार को जोड़ा गया। नरेंद्र मोदी ने महंगाई और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक नया जुमला जनता के सामने रखा। मोदी ने कहा, मुझको प्रधानमंत्री नहीं, चौकीदार बनाओ। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। फैशन है आजकल भाई, कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है। ये एक सोच है कि भाई मुझे चौकीदार बना दो और भ्रष्टाचार चला जाएगा। बहुत चौकीदार देखे हिंदुस्तान ने, बहुत चौकीदार देखे। अंग्रेजों ने भी चौकीदारी की थी, उठा के फेंक दिया हमने उनको। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। और अगर हमें चौकीदार चाहिए तो हमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोग की चौकीदारी चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। और कांग्रेस पार्टी यही बात करती है। हम आपको अपने घर का चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आपको अपनी सरकार का चौकीदार बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को नहीं। जब राहुल गांधी का ये जवाब आया तो नरेंद्र मोदी ने झट से रॉबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा कर दिया। जब ये कहा
कि देश को एक चौकीदार नहीं चाहिए, देश को तो 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? और वो किस चीज की चौकी करेंगे? क्या जमीनों की चौकी करेंगे क्या? क्या वो किसानों के हकों की चौकी करेंगे क्या? वो एक ऐसा जनता के बीच में कह रहे थे कि वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों की एक बहुत ही अलग अलग तरीके की पॉलिसी है। दरअसल राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इतने सारे प्रधानमंत्री हुए। तो उनकी बात जब वो ये कहते हैं कि एक आदमी नहीं कर सकता, तो लोगों को वो चीज़ हजम नहीं होती है। कभी कभी आदमी सही बात कह रहा होता है, लेकिन उस आदमी के से देखते हैं कि ये तो राहुल गांधी है, ये कैसे कह सकता है? क्योंकि इनके परिवार ने तो हमेशा ये कहा कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, और ये कहने कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन उभर के सामने आता है। तो ये थे वचन प्रधानमंत्री पद के दो दावेदारों के, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। हमने आपको उनके वचन का मतलब भी बताया। सवाल है वचन का मोल रखने का, वचन का असली मोल समझने का। अगले हफ्ते कुछ और वचन समझेंगे, उनका असली मतलब, और तोलेंगे उनका वजन।